हेलो बच्चों, आपका अपने कंसेप्ट 2.0 में स्वागत है। बेटा, ये तुम लोगों के लिए अनसॉल्व्ड पेपर है, थोड़ा हट के बनाया जा रहा है। हट के मतलब लाइव इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि बेटा हमारे पास जिस टाइम तुम लोगों के पास टाइम होता है उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि और सारी क्लासेस लगी हैं। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम रिकॉर्डेड ही बना देते हैं और बच्चे वहां पढ़ लेंगे, सीख लेंगे चीजें। अब बेटा हम ये बता दें कि ये जो तुम्हारा अनसॉल्व्ड पेपर है वो 2024, ये अनसॉल्व्ड बेटा 2024 का सेट 1 है। याद रखना, सारे बच्चे अनसॉल्व्ड में देखना जाके 2024 का सेट 1 है। इस सेट पेपर को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर दिए हैं। रीजन इसलिए कि बहुत बड़ा लंबा वीडियो ना बने, क्योंकि अगर दो वीडियो में बनाएंगे तो बहुत ज्यादा खिंच जाए, सॉरी एक वीडियो में बनाएंगे तो बहुत ज्यादा खिंच जाएगा। इससे अच्छा है कि हम लोग इस वीडियो को पार्ट 1 एवं पार्ट 2 में क्या करें, डिवाइड कर लें। और तुम लोग चाहो तो एक साथ देख लेना, और अगर तुम्हें अलग अलग देखना है तो अलग अलग देख लेना, जैसे तुम्हारी मर्जी। हर 1 या 2 दिन के अंतराल में तुम्हारे ये वीडियो आ जाएंगे। उम्मीद है कि सारे बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि जब पढ़ोगे तभी चीजें क्लियर होंगी। बेटा अनसॉल्व्ड अच्छा है, एक एक सवाल पढ़ाया गया है, कोई भी सवाल छोड़ा नहीं गया, हर सवाल को विधिवत ढंग से पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर पार्ट 1 आज हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? पार्ट 1। और अगले दिन पढ़ेंगे पार्ट 2। तो चलो देखते हैं फिर क्या कर रहा है, ध्यान देना जरा। हटा दे इसको। चलो तो बेटा पहला सवाल क्या कर रहा है जरा देखते हैं ध्यान से। 1 मिनट रुक जाओ बस। ये है बेटा पहला सवाल। अच्छा सवाल है, तुम लोग सारे सवाल मैच करेंगे, तुम लोग खोल करके भी देख सकते हो। इधर ध्यान दो। कह रहे ई गतित ऊर्जा के एक कण की लुईस दी बोगली तरंग दैर्ध्य होती है। ऑप्शन दिए गए हैं लेमडा बराबर एच अपान रूट 2m कैपिटल ई। यहाँ कैपिटल ई बेटा वैद्युत क्षेत्र नहीं है, ये गतित ऊर्जा है। दूसरा ऑप्शन है लेमडा बराबर एच अपान रूट स्मॉल एम इंटू कैपिटल ई। तीसरा ऑप्शन है लेमडा बराबर रूट 2m कैपिटल ई अपान एच। या लेमडा बराबर रूट स्मॉल एम कैपिटल ई अपान एच। अब जरा देखते हैं बेटा, जो द्विबोगली की तरंग दैर्ध्य सिद्धांत होती है, द्विबोगली का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है कि लेमडा बराबर एच अपान पी। जहां पी क्या है? पी है बेटा संवेग। क्या है? संवेग। संवेग का फार्मूला होता है P बराबर mv। क्या होता है? P बराबर mv। तो यहां जब मान रखोगे तो लेमडा बराबर h अपान क्या बनेगा? mv। अगर mv का मान निकालने तो काम हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? ध्यान दो बेटा, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा होगा, k बराबर के ई बराबर हाफ mv स्क्वायर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी को ई बोला गया। क्या बोला गया है? ई। 1/2 mv स्क्वायर। इधर दो गुणा भाग में गुणा में जाएगा तो 2 कैपिटल ई। बेटा अगर इधर भी यम का गुणा कर दें, इधर भी यम का गुणा कर दें तो इधर यम आ जाएगा और इधर आ जाएगा यम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। नहीं आ जाएगा? अब बेटा दोनों पक्षों का रूट करेंगे, जब दोनों पक्षों का रूट करेंगे तो रूट 2 कैपिटल ई यम बटे mv आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? अब बेटा इस mv का मान यहां रखेंगे तो लेमडा बराबर h अपान रूट 2 कैपिटल यम। ऐसा कहीं अगर आ रहा है तो टिक कर दो। तो कौन सा आएगा बेटा? लेमडा अपान 2 स्मॉल एम कैपिटल ई। पहला ही ऑप्शन सही है। समझ है? तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगला सवाल देखते हैं। बेटा चीजें बहुत आसान करेंगे, हटा दे इसको। देखो अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है, जरा ध्यान से देखना। अगले सवाल की बात कह रहा है, ये बेटा अगला अगला कह रहा है यदि एक इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd
और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है? तो बेटा VD होता है अनुगमन वेग या अपवाह वेग, E होता है वैद्युत क्षेत्र। अब अगर बात करें तो बेटा हमने वैसे डायरेक्ट ओम के नियम का सत्यापन हमने करा रखा है। अगर तुम लोगों को बहुत ज्यादा डीप पढ़ना है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना है चीजों को, तो वैसे लॉन्ग में मिलेंगे सवाल तो हम करेंगे, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें अगर पढ़ना है एक सिस्टमेटिक ढंग से, तो बेटा हमने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। यूट्यूब चैनल में जाओ, कॉन्सेप्ट 2.0 में, वहां प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में 190 वीडियो के समथिंग पढ़े हैं, उसमें एक तरफ से विद्युत धारा देख लोगे तो समझ आ जाएगा। चलो देखते हैं। अगर बात करें तो बेटा अनुगमन वेग VD बराबर होता है टाउ यानी कि शांति काल, स्मॉल ई यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश, कैपिटल ई मतलब वैद्युत क्षेत्र, बटे स्मॉल एम होता है। बटे क्या होता है? स्मॉल एम। अब बेटा अगर इसकी बात करें तो टाउ एक शांति काल है जो कि वैद्युत क्षेत्र और अनुगमन वेग के लिए नियत होगा। क्या होगा? नियत होगा। और ई क्या है बेटा? ई तुम्हारा जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये भी फिक्स होता है, ये भी नियत होगा। यम क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये भी क्या होता है? फिक्स होता है। तो अगर बात करें तो ये सब अनुक्रमानुपाती हो जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा VD अनुक्रमानुपाती E। क्या आ जाएगा? VD अनुक्रमानुपाती E आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? VD अनुक्रमानुपाती E। तो कौन सा? थर्ड ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। समझ है? तो ध्यान देना, अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखें। अगला सवाल देखें, देखते बेटा, रुक जाओ एक मिनट, इसको हटा देते थोड़ा, चेयर रखी सही है। चलो अगला सवाल देखें, हटा दें इसको। चलो अगला देखते हैं बेटा। एक तरफ से सवाल करना, क्योंकि ऐसे सवाल आएंगे और पूछे जाएंगे अच्छे लेवल के। बेटा एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, सारे सवाल करेंगे और विधिवत ढंग से करेंगे। टाइम भी तुम्हारा ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे ताकि चीजें क्लियर हो। अब ध्यान दो, करे प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है, तो प्रकीर्णित अल्फा कण का जो पथ होता है अति परवलयकार होता है। लेकिन क्यों होता है ये जरा देखने का प्रयास करते हैं। ध्यान दो, जैसे मान लो ये परमाणु है, परमाणु भी ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर कई सारी कक्षाएं इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है जब यहां पर रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार कराई, तो अल्फा कण गया, क्योंकि अल्फा कण भी पॉजिटिव होता है और नाभिक भी पॉजिटिव होता है, और जाने के बाद इसकी गति कुछ इस तरीके से हो गई। और ये बेटा किसका साइन है? मतलब ये क्या है? कौन सी गति है? ये अति परवलयकार है। कौन सी है? अति परवलयकार है। कुछ ऐसे हो गए, कुछ ऐसे हो गए। तो कुल मिलाकर के जो अल्फा कण की गति है वो किस तरीके की हो गई? अति परवलयकार। कैसे हो गई? अति परवलयकार। समझ है? अगला देखते हैं, हटा दें क्या? चलो बेटा अगला सवाल देखते हैं। यार थोड़ा गर्म पानी ले आओ, क्योंकि बहुत खांसी पता नहीं क्यों अचानक बढ़ गई आज फिर। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या करें, ध्यान देना। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला अगर देखें, कह रहा उत्तल लेंस के फोकस दूरी की अधिकतम, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। किस रंग की फोकस दूरी अधिकतम होती है और किस रंग की फोकस दूरी न्यूनतम होती है? तो बेटा याद रखना, लाल रंग की फोकस दूरी अधिकतम होती है, चाहे उत्तल लेंस हो और चाहे अवतल लेंस हो। चाहे उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो। ध्यान देना बेटा, चाहे उत्तल लेंस हो और चाहे अवतल लेंस हो, हमेशा लाल रंग की फोकस दूरी क्या होगी? लाल रंग की फोकस दूरी, फोकस दूरी अधिकतम होगी। लाल रंग की फोकस दूरी क्या होगी बेटा? अधिकतम होगी। याद रखना, हमेशा लाल रंग की फोकस दूरी क्या होगी? अधिकतम होगी। अब ये कैसे, जरा एक बार समझने का प्रयास करो।
जैसे मान लो ये प्रिज्म है, ये क्या है, प्रिज्म है, और लाल रंग की अगर अधिकतम होगी तो बैंगनी रंग की न्यूनतम होगी, बैंगनी रंग की क्या होगी, न्यूनतम होगी। मान लो ये श्वेत प्रकाश की किरण गई, जाने के बाद जो बैंगनी रंग की किरण है वो सबसे ज्यादा मुड़ जाती है और लाल रंग की किरण दूर तक जाती है। चाहे ऐसे समझ लो कि बेटा जो लाल रंग है वो सबसे दूर तक दिखाई देता है, मतलब बहुत दूर तक दिखाई देता है, इसलिए इसका ट्रैफिक में भी यूज किया जाता है। समझे, बैंगनी रंग ज्यादा दूर तक नहीं जाता, यानी कि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, लाल रंग की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, जबकि बैंगनी की वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। बैंग वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, इसलिए फोकस दूरी भी क्या होती है, कम होती है। तो समझ आ गया होगा। चले अगला सवाल देखें, अगला देखें ध्यान से बेटा, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए, कभी अगर न्यूनतम पूछ ले तो भी बता देना और अधिकतम पूछ ले तो भी बता देना। चलो अगला सवाल देखते हैं जरा क्या कह रहा है, ध्यान देना। देखो अगला सवाल बेटा बढ़िया है, ये सवाल अच्छा है। हो सकता है कि बेटा सिस्टमेटिक सवाल एक तरफ से ना हो, लेकिन कोशिश हमने किया एक तरफ से, क्योंकि देखो यहाँ क्वेश्चन लगाने के बाद आगे पीछे हो जाते हैं, और जो आगे क्वेश्चन मिल जाते देख लेना, बाकी है सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, परेशान ना हो, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सारे क्वेश्चन मिलेंगे। हम सारे क्वेश्चन लेकर के हम बस थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, एडजस्ट कर लेना, परेशान हो, अगर नहीं मिलेगा तो वो आगे जरूर होगा। ध्यान देना, लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबाने पर लेंस की फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेटा बढ़िया सवाल है, जरा देखते हैं, बस शायद एक दो सवाल छूट भी गए कोई, देखते हैं कौन सा छूट गया, चलो उसको आगे कर लेंगे, मिलेगा ही तो बेटा सुनो, कोई लेंस है, नॉर्मल लेंस है, मान लो ये लेंस है, ये लेंस जब वायु में रखा है, जब वायु में रखा है तब फोकस दूरी क्या होगी, और कह रहा है कि जब लेंस को द्रव में डुबा दिया जाए तब फोकस दूरी का अनुपात क्या होगा, इन दोनों का अनुपात बताना है। तो चलो देखते हैं, तो जब वायु में होगा तो 1/F A बराबर, ए का मतलब एयर मान सकते हैं, 1/F A बराबर बेटा ANG हमने क्यों लिखा, क्योंकि वायु से कांच में प्रकाश जा रहा है, वायु से कांच में जा रहा है, इसलिए हमने ANG-1 लिख दिया। मान लेते हैं इसकी पहली त्रिज्या ये R1 है और ये वाली कौन सी है, R2 है, तो 1/R2 माइनस 1/R1 हो गया। नहीं समझ आया। अब बेटा इस लेंस को किया क्या गया है, अब इस लेंस को दोबारा द्रव में डुबा दिया गया, ध्यान देना, अब इस लेंस को बेटा द्रव में डुबा दिया गया। ध्यान देना, ये तुम्हारा अनसॉर्ड पेपर है, हमने वैसे पढ़ाया भी है, सब्जेक्टिव अनसॉर्ड में भी देख लो। अब इसको द्रव में डुबा दिया गया। अब जैसे ही द्रव में डुबाया गया तो बेटा जब प्रकाश की किरण आएगी तो पहले प्रकाश की किरण वाटर में होगी या लिक्विड में होगी, कहां पर होगी, लिक्विड में, और फिर होगी जाकर के कांच में, ग्लास में। तो यानी कि अब प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है, लिक्विड से, यानी कि द्रव से कांच में जा रही है, द्रव से कांच में जा रही है। बेटा अब याद रखना, ये अपवर्तनांक का कॉन्सेप्ट है, हमने ऑलरेडी पढ़ा भी रखा है कि जब कोई प्रकाश की किरण द्रव से कांच में जाती है तो कांच के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, अगर कांच के सापेक्ष द्रव के अपवर्तनांक की बात करें तो कांच बाद में लिखा है, इसलिए कांच ऊपर आ जाएगा ANG, और द्रव पहले लिखा है इसलिए ANL नीचे आ जाएगा। अब इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 1/FL, FL का मतलब कि द्रव की फोकस दूरी, जब द्रव में चला गया तब फोकस दूरी क्या हुई है, 1/, इसकी जगह बेटा क्या आ जाएगा, LNG माइनस का 1 और 1/R1 माइनस 1/R2 नहीं आ जाएगा। अब जरा ध्यान, क्योंकि बेटा त्रिज्या थोड़ा बदलेगी, उस लेंस को अगर तुम पानी के अंदर ले जाओगे क्या त्रिज्या बदल जाएगी, नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी, क्योंकि बेटा जब उसको पानी के अंदर ले जाओगे तो पानी के अंदर जाने के बाद जैसे पानी के अंदर जाएगा तो वो जो लेंस है वही रहेगा, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ अपवर्तनांक बदल जाएगा केवल,
बस इतना याद रखना। तो यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, 1/f(L) बराबर, इसको लिख सकते हैं Ang/ANL -1, 1/, ध्यान देना, 1/R1 माइनस 1/R2। नहीं समझ रहे? अब जरा ध्यान देना बेटा, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो और इसको समीकरण सेकंड मान लो। समीकरण फर्स्ट में सेकंड का भाग दो, तो 1/FA/1/FL, समीकरण फर्स्ट में सेकंड का भाग देने पर 1/FL बराबर कितना आ जाएगा बेटा, Ang -1, 1/R1 माइनस 1/R2 बटे कितना आ जाएगा, Ang/ANL -1, 1/R1 माइनस 1/R2। नहीं आ जाएगा बेटा, 1/R1 माइनस 1/R2 से कट जाएगा पूरा। जब कट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा और इसका गुणा नीचे हो जाएगा। तो FL/FA बराबर, यहां पर इसको हल करेंगे थोड़ा अगर, तो Ang -1 अपान, बेटा इसको एलसीएम लो, तो Ang माइनस ANL एलसीएम ले रहे हैं बेटा, और ये बट्टे में आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, ANL। ये हमने डायरेक्ट फार्मूला बना दिया है, कभी आवश्यकता पड़े तो याद रखना, ये आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटा ध्यान देना, अच्छा सवाल है। आगे चले, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि बढ़िया लेवल का सवाल है। हाई 1 नंबर पे, चाहो तो यहां से डायरेक्ट कर लेते इसको, लेकिन ये हमने पूरा इसलिए समझाया है कि कभी ये 2 नंबर भी आ सकता है, 3 नंबर भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है, इसलिए पढ़ना जरूरी है, समझना। यहां से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, हटा दें। चलो अगला सवाल देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब इसको बेटा अनसॉर्ट को दोबारा लगाना, पहले एक बार देखना पूरा और फिर अपने आप से खुद से लगाना, ऑटोमेटिक चीजें क्लियर होने लगेंगी। अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहे हैं, ध्यान दो। सॉरी बेटा, खांसी ज्यादा बढ़ गई। चलो ये भी सवाल अच्छा है बेटा। ये सवाल क्या कर रहा है, जरा ध्यान देना। कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव क्या होगा। सुनो, जब भी आयनन विभव की बात करते हैं तो विभव शब्द का, इसलिए बच्चे डाउट में हो जाते हैं। देखो V बराबर क्या होता है, W/Q। अगर V को वोल्टेज मान लो तो बेटा V रहेगा, और W को अगर एनर्जी मान लो, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो जो ऊर्जा है, जो काम है, वो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो गया है। यानी कि यहां आ गया है Ke, क्या आ गया है, Ke/E। तो बेटा यहां से Ke या E बराबर, Ke ना लिखो E भी लिख सकते हैं क्योंकि ऊर्जा है, तो E बराबर V/E आ जाएगा। नहीं आ जाएगा। लेकिन जब ये हम परमाणु में बात करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं, जब हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं, ये चीजें हमने बेटा सिस्टमैटिक पढ़ा रखा, अभी पढ़ा है जस्ट 2-4-10 दिन पहले, समझ आया। जब हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु में जो ऊर्जा का मान आता है, हाइड्रोजन परमाणु में जो ऊर्जा का मान आता है वो क्या आता है, जरा ध्यान देना बेटा। हमने पढ़ाया है E बराबर, ऊर्जा का मान हमने निकाल रखा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान n²। नहीं होता क्या, ये बेटा पढ़ाया है En। En का मतलब अगर पहली कक्षा है तो n का मान 1, अगर दूसरी कक्षा है तो n का मान 2, तीसरी कक्षा है तो n का मान 3, चौथी कक्षा है तो n का मान 4। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब यही ऊर्जा है, विभव, आयनन विभव। क्या है, आयनन विभव। ईवी का मतलब क्या है, आयनन विभव। और ये 13.6 ये जो है नियतांक है, क्या है, नियतांक। ये मान बेटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अगर इसको हम पढ़ाने बैठे तो पूरा इसी में लेक्चर निकल जाएगा। इसलिए अगर तुमको ये पढ़ना है तो हमारे प्लेलिस्ट वीडियो में जाओ, वहां क्लियर हो जाएगा, समझ है। वहां हमने सिस्टमेटिक चीजें पढ़ा रखी है। अब ध्यान दो, तो मूल ऊर्जा स्तर, तो मूल का मतलब बेटा क्या है, n बराबर 1,
तो E1 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि एक नंबर पे है तो आसान होगा, एक नंबर पे है तो इसलिए छोटा होगा, आसान होगा। चले आगे, अगला सवाल देखें बेटा। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला देखें बेटा, हटा दें इसको। चलो बढ़िया सवाल था, ध्यान देना जरा। अगला कौन सा है बेटा, इसको दो पार्ट में इसलिए लेकर के आ रहे हैं हम, ताकि तुम लोग आसानी से पढ़ पाओ, दिक्कत ना हो। तो एक कंसॉर्ट दो पार्ट में आएगा, ये ना कहना कि सर जी अल्लाह आधा करवाया, पूरा क्यों नहीं करवाया। तो बेटा परेशान ना होना, ये दो पार्ट में आएगा। पहले शॉर्ट वाले सारे सवाल आ जाएंगे, फिर लॉन्ग वाले सारे सवाल आ जाएंगे, समझे, ताकि आसानी से तुम लोग पढ़ पाओ। कर विद्युत चालकता की परिभाषा तथा विमीय सूत्र को लिखिए। तो विद्युत चालकता की परिभाषा, विद्युत चालकता की परिभाषा की बात करें तो विद्युत चालकता होता क्या है, विद्युत चालकता को रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, रो बराबर 1 सॉरी रो नहीं, सिग्मा होता है। क्या होता है, सिग्मा होता है। तो सिग्मा बराबर होता है 1/रो, सिग्मा बराबर 1/रो। तो सिग्मा क्या है, विद्युत चालकता, सिग्मा क्या है, विद्युत चालकता, और रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, 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 व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, समझ रहे हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट विद्युत चालकता कहते हैं। इसे रो, सॉरी रो नहीं, सिग्मा, गलती हो रही बार बार, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक बेटा क्या बनेगा, वैसे तो केवल विमा पूछी गई, लेकिन मात्रक भी बता दीजिए। इसका मात्रक क्या बनेगा, सुनो, रो का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। बेटा याद रखना, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। तो इसका बनेगा 1/ओम इंटू मीटर। इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। नहीं समझ रहे, तो जब ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, या म्यो, मोह बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोह। क्लियर हुआ, मोह बोलेंगे, या ओम मीटर इंटू इनवर्स मीटर, ये मात्रक बनेगा। अब विमीय सूत्र जरूरी है बेटा, आर बराबर, विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, रो बराबर 1/, सिग्मा बराबर 1/रो होता है। अब रो का मान निकालेंगे तो रो बराबर होता है RA/L, नहीं होता। अब RA/, अगर रो की विमा पता चल जाए तो हम लोग बढ़िया सारे निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, पहले आर की निकालते हैं। तो V बराबर IR, ये निकालने का तरीका होता है, V बराबर IR। क्या होता है, V बराबर IR। तो बेटा यहां से R का मान निकालो, तो R बराबर V/I। अब हम V में फंस गए, V की विमा नहीं पता, तो V के निकालेंगे, V बराबर W/Q। हाँ अब निकाल सकते हैं। तो बेटा W कार्य है, कार्य की विमा क्या होती है, mL² T⁻⁻2 और 80 आ जाएगा। नहीं समझा, इसको अगर रखेंगे तो R बराबर mL² T⁻⁻2, हाँ सॉरी ऊपर जाएगा T⁻⁻3, T⁻⁻3 देखो, ये ऊपर जाएगा T⁻⁻3 और A⁻⁻1। ये किसकी विमा आ गई, ए की, समझ है, आई की विमा क्या आ जाएगी, ए। इसको पूरा रखोगे तो आर बराबर क्या आ जाएगा, mL² T⁻⁻3 A⁻2। तो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ,
जरा ध्यान देना, यहां से v का निकाला और v का यहां रख दिया। अब r का निकाला है तो r निकालेंगे तो रो बराबर r की होगी एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 और a की पावर -2। बेटा यहाँ a एरिया है, एरिया मतलब एल स्क्वायर बटे लंबाई l, एक l से एक l कट जाएगा तो यहाँ रो की विमा कितनी आ जाएगी, m l की पावर 3 t की पावर -3 और a की पावर -2। यहां तक क्लियर हुआ। अब बेटा रो का मान यहां रख दो तो सिग्मा बराबर 1 अपान रो की विमा क्या होगी, एम एल क्यूब टी की पावर -3 और a की पावर -2। बेटा ये निकालने का तरीका है, वैसे रट्टा मारोगे तो कितनी भी मार रट पाओगे, नहीं रट पाओगे बेटा, इसलिए निकालना सीखो ज्यादा बेटर है। ऊपर जाएंगे तो ये m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 3 और a की पावर 2। ये आ जाएगी वैद्युत चालकता की विमा। क्या आ जाएगी, वैद्युत चालकता की विमा। वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर याद हो तो, नहीं याद हो तो फिर तो बेटा लिखना निकालना ही पड़ेगा। चलें अगला सवाल करें। बेटा एक एक सवाल पढ़ाते हुए चलेंगे, कोई भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, परेशान ना हो। एक एक सवाल हटा दें इसको। चलो देखो, ऐसा नहीं कि केवल अनसॉर्ड करा रहा है तो फॉर्मेलिटी अदा कर दें, 2 भाग में एक बार अनसॉर्ड होगा लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से होगा। बेटा जो बच्चे बाद में देखेंगे वो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखना चाहिए, वहां लिखा है साफ साफ, पहले में पार्ट 1 दूसरे में पार्ट 2 और फिर अनसॉर्ड आगे मिलेगा। । 2024 भी लिखवा देंगे। अब ध्यान दो बेटा, ये भी सवाल अच्छा है, जरा ध्यान देना। कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। ये बेटा 1 नंबर का सवाल है तो ध्यान देना। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कैसे लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर, प्रयुक्त अमीटर जो धारा का मान है IRMS बराबर I0 अपान √2 होता है। अगर IRMS की बात करें तो इसको हम लोग वर्ग माध्य धारा का या अमीटर का, धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। और अगर I0 की बात करें तो धारा का शिखरतम मान, धारा का शिखरतम मान होगा। अगर वोल्टेज की बात करता तो VRMS बराबर क्या हो जाता, V0 अपान √2। तो VRMS क्या हो जाता है, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, और V0 क्या हो जाता, वोल्टेज का शिखरतम मान। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलें अगला सवाल देखें। चलो बेटा थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहते हैं क्योंकि थोड़ा जो जुकाम खांसी है सही हो जाएगी। चलो देखें, हटा दे इसको। चलो ये भी सवाल अच्छा है बेटा, ये देखो सब अलग अलग टाइप के सवाल आ रहे हैं, ध्यान देना बहुत जरूरी है। कर रहा है होल पर आवेश होता है, पीएन संधि डायोड परिपथ का संकेत बनाइए। तो 2 होते हैं बेटा, एक होता है होल और एक होता है कोटर, समझ है। होल, अगर होल की बात करें तो होल पर धनात्मक आवेश होता है, होल पर धनात्मक आवेश होता है। अब आधे से ज्यादा बच्चे बोलेंगे सर जी पूरा समझाइए। बेटा 1 नंबर का सवाल है, पूरा हम नहीं समझाएंगे, क्योंकि पूरा समझाएंगे तो फिर अनसॉर्ट कराने का मतलब ही क्या रहा।
जिस तरीके से करना है उस तरीके से हम बताते हुए चलेंगे, समझ आए। अब अगर पूरा पढ़ना है तो जाओ प्लेलिस्ट में जाकर के देखो, जाके हमने सब कुछ पढ़ा रखा है विधिवत ढंग से, सब कुछ होल क्या है, बस जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हम वही बताएंगे, समझ आए। और अगर लॉन्ग में आएंगे, अगर लॉन्ग में पूरा पूछेगा तो पूरा बताएंगे, परेशान ना हो, सब कुछ पढ़ाएंगे बस सिस्टमैटिक ढंग से। पीएन संधि डायोड का संकेत बनाना है बेटा। पीएन संधि डायोड का जो संकेत होता है वो इस तरीके से होता है, ये होता है P और ये होता है N। इसे बोलते हैं पीएन संधि डायोड का संकेत। पीएन संधि डायोड का संकेत, ध्यान देना बेटा, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो, 1 नंबर का सवाल है, इससे बड़ा नहीं होगा, बहुत आसान सवाल है। चलिए आगे, अगला, जबकि तुम ये लोग ये छोड़ देते हो, हटा दे। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना बेटा। ये है, आगे ध्यान देना। रेडियो तरंगे एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है? तो बेटा हमेशा के लिए एक्सप्लेन कर देना, हमेशा ज्यादा और कम पूछेगा, तो याद रखना। या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में बेटा जो गामा तरंगे होती हैं, गामा किरणें होती हैं, गामा किरणों की आवृत्ति की, गामा किरणों की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, और तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, समझ आया। और दूसरा पॉइंट बेटा, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। हम इस चैप्टर के भी, इस क्वेश्चन के हिसाब से भी कर दे रहे हैं, और भी बता देना चीजें कि अगर और भी क्वेश्चन बन जाए तो हो जाए क्लियर। सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है, लेकिन सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। अब ये अगर पॉइंट क्लियर, तो यहां से सवाल क्लियर हो गया होगा। सुनो, करे रेडियो तरंगे एवं सूक्ष्म तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिक होती है? तो यार सूक्ष्म की सबसे कम और गामा की सबसे ज्यादा, सॉरी उल्टा बोल दिए, सॉरी, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, सॉरी, यहां रेडियो होगा, क्या होगा? रेडियो होगा, सॉरी, रेडियो होगा, ध्यान देना बेटा, देख लेना, रेडियो होगा, हमने अच्छे से याद आया, हमको गलती से लिख गया है, ध्यान दो। रेडियो तरंगों की सबसे कम और गामा की सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब सूक्ष्म में बीच में आया होगा। अगर सूक्ष्म में बीच में आया होगा तो सूक्ष्म की जो आवृत्ति है वो रेडियो के आवृत्ति से ज्यादा होगी। तो सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति रेडियो तरंगों की आवृत्ति से क्या होगी? ज्यादा होगी, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि न्यू ऑफ माइक्रो ग्रेटर देन न्यू ऑफ रेडियो। नहीं समझ आया? यानी कि सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति रेडियो तरंगों की आवृत्ति से ज्यादा होगी, ऐसा कह सकते हैं। ये डायरेक्ट सवाल है, लिख भी सकते हो, इसको संकेत में भी बना सकते हो, समझ आया ऐसा कि। चलिए अगला सवाल देखिए। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, ध्यान देना बेटा।
इतना भी टफ टफ नहीं होता, बट अगर तुमने सिस्टमैटिक चीजें पढ़ी होंगी तो बड़ा आसान लगेगा। ध्यान से देखो, ये वाला भी बढ़िया सवाल है बेटा। वैसे पढ़ा है, डायरेक्ट सारे सवाल पढ़ा है हमने, एक एक सवाल जाकर के मैच कर लेना जाके। अगर तुम लोगों ने कोर्स हमसे पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि बेटा एक एक सवाल मैच कर रहे हैं। और ये अनसॉल्ड का पेपर, अनसॉल्ड का मतलब आया हुआ है और 2024 में। बेटा अभी 2 दिन 10 दिन 4-5 दिन पहले ये सवाल पढ़ा है। नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा की परिभाषा, बड़ा आसान है यार। देखो, तो नाभिक की द्रव्यमान क्षति पढ़ाया हमने और वही लिखाएंगे। नाभिक की द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति। अगर नाभिक के द्रव्यमान क्षति की बात करें तो नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या होती है, ध्यान देना। परमाणु में स्थित, परमाणु में स्थित, परमाणु में स्थित नाभिक का अनुमानित द्रव्यमान, अनुमानित द्रव्यमान एवं वास्तविक, वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसे डेल्टा यम से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा यम बराबर अनुमानित द्रव्यमान क्या होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान जब अलग था और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जब अलग था। तो प्रोटॉन का मतलब इलेक्ट्रॉनों में प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या गुणे प्रोटॉन का द्रव्यमान और प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निकालने के लिए हमें अच्छे से बताया था कि द्रव्यमान संख्या में परमाणु क्रमांक घटा दो, यानी कि ए में जेड घटा दो, यन निकल आता है। तो ए माइनस जेड और ये न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान और प्लस एम डैश, एम डैश का मतलब वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान, ऐसा कह सकते हैं। क्लियर हुआ। इसको न्यूक्लियन भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियरों का द्रव्यमान माइनस प्लस नाभिक का द्रव्यमान, माइनस न्यूक्लियनों का द्रव्यमान और माइनस नाभिक का द्रव्यमान। अब जरा ध्यान देना, करे बंधन ऊर्जा को भी परिभाषित कीजिए। तो देखते हैं, बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा को इंग्लिश में बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। हमने बताया था कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़ते हैं, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़ते हैं तो कुछ ऊर्जा को बाहर निकलते हैं और उसी ऊर्जा के कारण वो बंधे होते हैं। तो क्या कहलाती है, वो ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। तो कुल मिलाकर के नाभिक में, नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए, बांधे रखने के लिए जिस ऊर्जा की, जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को, ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्लियर हुआ। बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला होता है E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। E क्या है, बंधन ऊर्जा, डेल्टा एम क्या है, द्रव्यमान क्षति, C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल।
एक मिनट रुको बेटा, टाइम देख लेते हैं क्योंकि हमें जाना भी है। बाकी तुम्हें तो पूरा वीडियो मिलेगा, परेशान ना हो। चलो इसके बाद बेटा कितने सवाल बचे हैं हम देख लेते हैं जरा, एक मिनट। एक मिनट, जो सवाल देख लेते हैं यार, काफी होंगे अभी। बस 3 सवाल बचे हैं, कर लेते हैं यार, थोड़ा टाइम और लगेगा बस। ये हो गया है, हाँ ये करना है, चलो देखते हैं। 2-3 सवाल और बचे हैं, उसको कर लेते हैं। ध्यान देना, क्राउन कांच से द्विउत्तल लेंस बनाना है। यदि लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता माइनस का 2.5 डायोप्टर हो, क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है। बढ़िया सवाल है बेटा, ध्यान देना, ऐसे सवाल आते हैं हमेशा। फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर n-1 1/r2 - 1/r1। नहीं आ जाएगा? जैसे मान लो ये क्राउन कांच बनाना है, तो क्राउन कांच में बेटा ये जो इधर वाली जो त्रिज्या होगी उसको हम क्या मान लें, R2, वो भी माइनस का R मान सकते हैं क्योंकि त्रिज्याएं दोनों की समान है। अभी हमें क्लियर, क्योंकि अलग अलग थोड़ा दी गई, त्रिज्याएं दोनों की क्या है, समान है। R1 बराबर प्लस का R हो जाएगा, ये से मान लिया हमने, समझ आए? अब बेटा n का मान कितना दिया गया है, n बराबर 1.65 दिया गया है, और p बराबर कितना दिया गया है, p बराबर 2.5 डायोप्टर दिया गया, माइनस का दिया गया है। अब ध्यान देना, 1/f बराबर p होता है, तो बेटा यहां पर 1/f लिखा है, इसकी जगह p का मान रख सकते हैं, रखेंगे। तो माइनस का 2.5 बराबर n की जगह क्या रखेंगे, 1.65 और माइनस का 1/r2 का मान r माइनस का आएगा, और माइनस 1/r। बेटा दोनों को जोड़ो तो माइनस का 2.5 बराबर, घटाओगे तो 0.65 और इंटू माइनस का 2/r। नहीं आ जाएगा? ध्यान देना, इस माइनस से माइनस क्या करो, काट दो, इस माइनस से माइनस क्या करो, काट दो। अब हल करेंगे तो बेटा देखो यहां से करते हैं, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 0.65 इंटू 2/2.5। तो यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा, यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। बेटा ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। अब ये बेटा मीटर में आएगा, और आंसर हो सकता है सेंटीमीटर में आ रहा हो, ये मीटर में आएगा, अगर सेंटीमीटर बदलना है तो 100 को गुणा और कर दो, तो 1 जीरो से 1 जीरो और काट दो। अब 55 25 5 दूना 10, अब 13 पचे 65, 2 दूना 4, 13 चुको 52, तो r बराबर 52 सेंटीमीटर आ जाएगा। r बराबर कितना आ जाएगा, 52 सेंटीमीटर। तो एक त्रिज्या प्लस की 52 सेंटीमीटर होगी, एक त्रिज्या माइनस की 52 सेंटीमीटर होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगला सवाल देखें, तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बड़ा आगे चले। सॉरी, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बेटा क्या कर रहा है, ध्यान देना, अभी हम चेक भी करेंगे कुछ सवाल छूटे तो नहीं, अगर छूटेंगे तो करा देंगे तुरंत, परेशान हो। पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत स्थिति में इसके प्रचालन को समझाइए। तो पीएन संधि डायोड बनता कैसे, सुनो पहले। सबसे पहले तो पीएन संधि डायोड बनाओ। तो पीएन संधि डायोड में एक होता है पी प्रकार का अर्धचालक और एक होता है एन प्रकार का अर्धचालक। एक होता है पी प्रकार का अर्धचालक और एक होता है एन प्रकार का अर्धचालक। एक होता है पी प्रकार का अर्धचालक और एक होता है
एन प्रकार का अर्धचालक, ये है पी प्रकार का अर्धचालक और ये एन प्रकार का अर्धचालक है। ये क्या है? एन प्रकार का अर्धचालक है। समझ आए? यहां प्लस 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 बना दो। समझ आए? अग्रबायसिंग में, अग्रबायसिंग का मतलब अग्रबायस, अग्रबायसिंग में हम लोग पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से और एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के निगेटिव सिरे से जोड़ते हैं। समझ आया? तो यही भाषा लिख देंगे कि पीएन संधि डायोड में, पीएन संधि डायोड में पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धनात्मक सिरे से एवं एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं। तो जिसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण, बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण, आवेश वाहक के कारण धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है। इतना ही लिखना है बेटा। समझ आया? जो हमने बोल दिया वो भी लिखना है कि पीएन संधि डायोड में पी प्रकार के अर्धचालक को धनात्मक बैटरी से एवं एन प्रकार के अर्धचालक को ऋणात्मक बैटरी से जोड़ते हैं। इतना याद रखना। समझ आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इतना याद रखना। तो यहां तक समझ आ गया होगा। हमने बोल दिया है बेटा, भाषा लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा। अब भाषा तुम लोग खुद से लिख लेना, हम बोल चुके हैं, रिपीट कर लेना बार बार। रिकॉर्डेड वीडियो हटा दे। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, ध्यान दो जरा। ये भी सवाल बढ़िया है, ये भी सवाल बढ़िया है बेटा। अमीटर में संट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास तथा सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अमीटर, बढ़िया सवाल है बेटा। सोचो जरा एक मिनट क्या आएगा, सोचो जरा एक मिनट क्या आएगा, सोचो जरा एक मिनट क्या आएगा। हम भी सोचते हैं एक मिनट। बेटा इसको याद रखना, अमीटर में संट प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर, अमीटर में संट प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर, संट प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर जो परास होगी वो घट जाएगी। परास क्या होगी? घट जाएगी। और सुग्राहिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। तुम लोग बेटा इसको सिस्टमैटिक ढंग से लिखना, बढ़ जाएगी। हमने केवल समझा दिया ऐसे, समझाने के हिसाब से, समझ आए, ताकि आसान भाषा में समझ जाए। तो क्लियर हो गया। अब हम ये देखते हैं कोई सवाल छूटा तो नहीं है। जरा एक मिनट रुक जाओ, चेक कर लेते हैं कोई सवाल छूटा तो नहीं है, क्योंकि यही तक तो पढ़ाना था हम लोगों को। एक मिनट रुक जाओ। सवाल छूटा तो नहीं कोई? हाँ देखो, दो सवाल छूट गए, हमें पता था कि छूट गए सवाल। दो सवाल छूट गए, हमें कुछ ऐसा लग रहा था। बाकी सारे सवाल हो गए, केवल दो सवाल ऑब्जेक्टिव छूट गए। चलो वो भी करा दे रहे हैं। अब वो टाइप राइटर भाई साहब हैं, कभी कभी गलती कर देते हैं, हो सकता है कभी कभी गलती हो जाती है बेटा, माफ करना। चलो देखते हैं, अगर अगला आगे आगे है क्या कोई सवाल? आगे नहीं होगा वैसे, हो सकता है आगे पीछे हो गए हो। नहीं है, चलो इसी में कर लेते हैं यार। छोटे सवाल हैं दोनों, परेशान 2 मिनट में हो जाएगा। देखते हैं। देखो बहुविकल्पी में दो सवाल छूटे होंगे, हमें पता है बेटा, हमने भी अनशॉर्ट ले रखी है। देखो क्या करे है, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित हो तो परिपथ में वह शक्ति होगी तो क्या होगी, जरा ध्यान देना। तो बेटा जब केवल संधारित हो, मतलब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल क्या लगा हो, संधारित लगा हो, और हम अगर एसी परिपथ से जोड़ें, अगर क्या करें, एसी परिपथ से जोड़ें, तो क्या होगा, याद रखना, P बराबर फार्मूला होता है आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस कॉस फाई। यहां पर जो कलांतर आता है, जो फाई का मान आता है, वो कितना आता है बेटा, वो 90 आता है, याद रखना।
ये याद रखना, ये जाकर के तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ये जाकर के तुम्हें चैप्टर देखना पड़ेगा प्रत्यावर्ती धारा। इतना याद रखना, फाई का मान कितना था 0, तो P बराबर cos 0 का मान 0, इसलिए यहाँ पर 0 आएगा। क्या आएगा 0, क्योंकि ऑप्शन 3 थे, P बराबर माइनस का 1, P बराबर 0, P बराबर प्लस का 1, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा होगा P बराबर प्लस का 1। देखो ये सवाल बढ़िया है बेटा, इस सवाल को देख लो जरा, सुन लो ध्यान से, अच्छा सवाल है। हम बोल देना सवाल, क्योंकि लगा नहीं सकते सवाल, लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए सुन लो, बड़ा सवाल है, थोड़ा अच्छा सवाल है। कह दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके मध्य 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक, जरा ध्यान दो बेटा, बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कि यदि दो बिंदु आवेशों को निर्वात में रख दो, यदि दो बिंदु आवेशों को रख दो, निर्वात में रख दो, Q1 और Q2 दूरी मानो, तो बेटा जो इसका मान होगा F बराबर क्या आएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मान ये Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तब इस पर जो F का मान है वो 80 न्यूटन है। कितना है 80 न्यूटन है। अब इसके बाद क्या कहा गया है, इस यानी कि ऐसे यहां लिख सकते हैं 80 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। सवाल देख लेना बेटा, तुम्हारे उसमें क्वेश्चन बैंक पे है और लास्ट बहुविकल्प पे है। अब देखो अगला सवाल, अगला बात करें तो कह रहा है कि यदि इसको किसी परावैद्युत में रख दिया जाए, यदि इन दोनों आवेशों को किसी परावैद्युत में रख दिया जाए और दोनों के बीच की दूरी सेम रखा जाए, तो एफ डैश बराबर जो बनेगा, एफ के बराबर बोल दो, एफ डैश ना बोलो, एफ के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा, क्योंकि परावैद्युतांक में रखा गया है के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तब जो बल हो जाता है वो कितना हो जाता है, एफ के बराबर 8 न्यूटन। कितना हो जाता है 8 न्यूटन, तो यहाँ 8 आ जाएगा बराबर। तो बेटा अब जरा ध्यान देना, यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर और इंटू 1/k नहीं लिख सकते क्या, ये क्या है बताओ, ये बेटा इसके बराबर है, एफ के बराबर, एफ बराबर 80 है, तो 8 बराबर 80 गुड़े 1/k। अब k का मान निकालना है, तो 8 दे हम 80, तो k बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, समझे। तो 10 आंसर आएगा बेटा, 10 ही आ रहा है k का मान, कई सारे आंसर ने ऑप्शन है, समझ आया होगा। उम्मीद है कि बेटा ये सेट तुम्हें समझ आया होगा। अभी हम फिर से बता दें, ये पूरा सेट नहीं हुआ है बेटा, इसका पार्ट 2 भी आएगा, वो अगले दिन आएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा होगा साफ साफ 2024 पार्ट 1, 2024 सेट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2, फिर 2024 का सेट 2 आएगा, फिर 2024 का सेट 3 आएगा, ऐसे एक एक करके आएंगे शॉर्ट, ताकि तुम पढ़ सको, एक एक घंटे के वीडियो आएंगे, एक साथ पढ़ सको। चलते हैं बेटा, थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी।